द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि हम लोग यूपीपीसीएस मेंस की जो पेपर 2024 में होना है उसकी तैयारी को शुरू करते हैं। और इस तैयारी में जीएस थर्ड का एक टॉपिक है पॉवर्टी यानी गरीबी। हम लोग पहले इसको ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं 2 सीरीज़ में ले आऊँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। पहली बात तो आप ये समझिए कि गरीबी जीएस 2 और जीएस थर्ड दोनों में दिया हुआ है। ठीक, सिलेबस में पेपर की जीएस 2 में भी गरीबी है और जीएस 3 में भी गरीबी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो गरीबी का जो टॉपिक है वो पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक आपको वेरी करता है। क्योंकि पेपर 1 में जहाँ पे एक टॉपिक आपका है सोशल इशू, आपको गरीबी से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। पेपर 2 में तो सिलेबस में ही दिया हुआ है और पेपर 3 में भी सिलेबस में ही है। लेकिन जैसे कि पेपर 4 हमारा जो एथिक्स का पेपर है, उस पेपर में भी गरीबी के रूप में आपसे कई बार केस स्टडी पूछ ली जाती है। आप गरीबी के चैप्टर को वहाँ भी देख सकते हैं। अब जैसे कि आते हैं हम, पेपर नंबर हमारा जो 5 है और जो पेपर नंबर हमारा 6 है, ये दोनों यूपी स्पेशल के पेपर हैं। तो यूपी के स्पेशल में भी सामाजिक वंचना, सामाजिक व्यवस्था नाम का टॉपिक दिया हुआ है और गरीबी इन दोनों टॉपिकों के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो हम जब गरीबी के टॉपिक को जब शुरू करते हैं तो गरीबी का टॉपिक आप एक पेपर के अंदर, गरीबी का टॉपिक को आप एक पैकेज के रूप में देखिए और ये आपको प्री से लेकर मेंस, इंटरव्यू, हर जगह आपको काम देगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि देखिए गरीबी क्या है। देखिए गरीबी से अभिप्राय क्या होता है। गरीबी का मतलब होता है कि न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, यानी एक व्यक्ति को गरीब तब कहा जाता है जब उसे अपना जीवन जीने के लिए जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं वो उसकी पूर्ति ना हो पा रही हो। यानी गरीबी जो होती है मूलतः वंचन से संबंधित होती है। अब देखिए वंचन में 3 चीज़ें हैं। रोटी उसको नहीं मिल रही है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है। लेकिन जो नई परिभाषा आई है वो इन तीनों के अलावा उसको स्वास्थ्य और रोजगार, इन 2 नए टर्म को भी ऐड किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास ये 5 चीजें अनुरूप में नहीं है तो उसे गरीब के रूप में देखा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है गरीबी का मुद्दा। ये टॉपिक जो है ये हमारे सिलेबस में है कि गरीबी का मुद्दा क्या है। अब इसको समझिए। देखिए ये सिलेबस में लिखा हुआ है गरीबी का मुद्दा। अब इसकी समस्या और निदान के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी जरूरतें अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताएं की वस्तुएं नहीं होती, इस अवस्था को गरीबी या चरम गरीबी कहा जाता है। अब देखिए गरीबी की परिभाषा अलग अलग रूप में दी जाती है। जैसे कि MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अनुसार कि जो लोग $1.25 से कम कमाते हैं उन्हें गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन वही विश्व बैंक 2017 की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो व्यक्ति $2.15 से कम कमाता हो उसे व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। देखिए भारत में जब हम गरीबी का मापन करते हैं तो भारत में गरीबी का मापन उपभोग के आधार पर यानी और आय के आधार पर। लेकिन देखिए उपभोग के आधार पर मतलब वहाँ पे एक टर्म है परिवार और आय के आधार पर भी एक टर्म है परिवार। यानी कोई परिवार कितना उपभोग कर रहा है मासिक रूप से या दैनिक रूप से, या फिर कोई परिवार कितना आय अर्जित कर रहा है प्रतिदिन या फिर मासिक रूप से, तो उसे गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए इसमें एक टर्म आता है कि गरीबी रेखा क्या है, यानी पॉवर्टी लाइन क्या है। आपने कई बार सुना होगा BPL APL। देखिए BPL APL क्या है। BPL का मतलब होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी
लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे, और APL का मतलब होता है एबव द पॉवर्टी लाइन, एबव द पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के ऊपर। तो आपसे कई बार प्री के या फिर मेंस के पेपर की गरीबी रेखा क्या है, देखिए गरीबी रेखा गरीबी के आकलन के लिए एक बेंचमार्क है, यानी एक इंडिकेटर की तरह कार्य करती है। यानी गरीबी रेखा आय के इस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी पर व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। उस बेंचमार्क को या उस रेखा को गरीबी रेखा के रूप में व्याख्यात किया जाता है। देखिए, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि भारत में जब गरीबी का मापन होता है तो मापन कैसे होता है। देखिए, भारत में गरीबी मापन के लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन सबसे पहली बार अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है 1962 में योजना आयोग द्वारा गरीबी का आकलन किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो ग्रामीण 20 रुपये से कम कमाता है, 20 रुपये से कम कमाता है वो गरीब है, और शहर में 25 रुपये से कम कमाता है तो गरीब है। ये बात 1962 की हो रही है, लेकिन इसको फिर चेंज किया गया और आगे चल के एक अलग कमेटी आई। अलग कमेटी जो है 1977 में बनी थी, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे 7 लिखा, लेकिन देखिए 1977 में कमेटी बनी थी और 1979 में उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। और ये इन्होंने क्या किया था कि कैलोरी के आधार पे गरीबी मापन का, यानी इनका था कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का मापन किया जाए। तो इन्होंने एक बेंचमार्क ये रखा कि जो ग्रामीण में 2400 कैलोरी से कम का भोजन या फिर पोषण ले रहा है वो गरीब है, और शहर में वही जो 2100 से कम का भोजन ले रहा है या पोषण ले रहा है वो गरीब है। यानी गरीबी के स्थान पर जिन व्यक्तियों का उपभोग इन कैलोरियों की आवश्यकताओं से कम होगी वे गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक, इसके बाद एक समिति आती है DT लक्कड़वाला समिति। DT लक्कड़वाला समिति, देखिए ये समिति 1989 में बनती है, 1989 में बनती है और 93 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है। आपसे कई बार देखिएगा PT की परीक्षा में पूछा जाता है कि लक्कड़वाला समिति का ईयर पूछते हैं। देखिए 2 ईयर याद रखिएगा, एक होता है इसका जब फॉर्मेशन होता है और एक होता है जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो मैंने जो कलम से लिखा हुआ है वो उनकी रिपोर्ट सबमिट करने की ईयर है, जबकि वो बनी कब थी वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए लक्कड़वाला समिति ने क्या किया कि इन्होंने भी कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी मापन को संस्तुति की, लेकिन इन्होंने कहा कि राज्य के आधार पर भी गरीबी का आकलन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अलग अलग राज्य में अलग अलग गरीबी का स्तर है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे अगर आप एक चावल ले लें तो चावल जो है उसका रेट यूपी में अलग होगा, छत्तीसगढ़ में अलग होगा, और उसी चावल का रेट जो है वो कश्मीर में अलग होगा। तो आप जब ये व्यक्ति चावल खरीदेगा और ये व्यक्ति चावल खरीदेगा, इन तीनों में हमेशा क्या आएगी, असमानता आएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि कैलोरी खपत के आधार पर भी राज्य के आधार पर गरीबी का आकलन करना चाहिए। तो इन्होंने इसके लिए अलग समितियां, अलग रिपोर्ट सबमिट की। अब देखिए इसके बाद हमारी कमेटी है तेंदुलकर कमेटी। देखिए तेंदुलकर कमेटी जो है 2005 की कमेटी है, लेकिन आप याद रखिए 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट, और इन्होंने क्या कहा कि मासिक घरेलू खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किया। ठीक, जब ये आकलन करते हैं तो ये कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह से जो परिवार कम कमाता है वह गरीब है, यानी 27 रुपये पर डे से जो कम कमाता है या कम खर्च करता है वह गरीब है। और वहीं शहरी क्षेत्र में जो 1000 रुपये से कम कमाता है मासिक रुपये, या प्रतिदिन 33 रुपये से कम कमाता है या खर्च करता है वह गरीब है। अब इस पर बहुत सारी डिबेटें होती रहती थी, लेकिन इस डिबेट में हम लोग को नहीं जाना है, अभी हमको परीक्षा के उद्देश्य से बात करनी है कि क्या है। देखिए इसके बाद एक कमेटी आई, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी, इस कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए या इसमें जो बवाल हो रहा था उसको खत्म करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई थी। देखिए रंगराजन कमेटी जो है 2012 में बनी और 2014 में अपनी इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, और इन्होंने ये कहा कि शहरी क्षेत्र में जो परिवार या जो व्यक्ति 1407 रुपये कमा रहा है प्रति माह वह गरीब है, यानी इससे कम, यानी पर डे का 47 रुपीज़। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये
प्रतिमाह यानी 32 रुपये पे। अब इन दोनों आयोग में यानी रंगराजन में और तेंदुलकर में अलग अलग पेरिटी की गई। अब पेरिटी करके अलग अलग एक नई चीज़ लगाई गई कि क्या है कैसे है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके बाद 2015 में अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक टास्क फोर्स बनाया और उन्होंने भी गरीबी का अपने आकलन के अनुमान दे। देखिए, लेकिन इसके साथ जान लीजिए कि गरीबी से आपसे एक प्रश्न पूछा था कि गरीबी के परिणाम क्या होते हैं या फिर गरीबी के दुष्परिणाम क्या होते हैं। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा वर्ड है दुष्परिणाम। दुष्परिणाम एक्चुअल में ये मैटर मैंने प्यार किया अंग्रेजी से, तो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी लिख के आती है और कॉन्सिक्वेंसेस का हिंदी परिणाम या दुष्परिणाम दोनों होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये होती है कि भारत में गरीबी के परिणाम क्या हुए कि बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का अभाव हुआ। यानी जो लोग गरीब थे उन तक जो है बुनियादी आवश्यकताएं नहीं पहुंच सकी। जैसे उन्हें भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आवास नहीं मिला, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक उनका पहुंच संभव नहीं हो सका। स्वास्थ्य खराब हुआ यानी कुपोषण, बीमारियों, ठीक, आमदनी उनकी प्रभावित हुई, ये सब चीज़ें हुई। दूसरा कि अवैज्ञानिक कृषि हमारे होना स्टार्ट हुई, रोजगार भी कम हुए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं गरीबी के साथ हुई। जैसे कि आपको मैं और भी चीज़ों को बताता हूँ, जैसे अशिक्षा, असमानता, बाल श्रम में वृद्धि हुई, ये सब दुष्परिणाम है। निम्न जीवन स्तर हुआ, निम्न जीवन का स्तर हुआ, स्वच्छता का वहाँ पे अभाव देखने को मिला, आत्महत्याएं बढ़ी, अपराध में वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि में सहायक हुआ, जनसंख्या वृद्धि में सहायक हुआ, उत्पादन के साधनों पर दबाव आया, उत्पादन के साधनों पर दबाव आया। यानी ये सब गरीबी के दुष्परिणाम थे, जिससे काफ़ी असमानताएं समाज में फैली। अब देखिए, हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता हुआ है हम उस पर एक बार और बात कर लेते हैं कि देखिए, जैसे हम इतना ख़त्म करते हैं तो गरीबी में अब होता है कि गरीबी को दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय। देखिए, इस उपाय में दो उपाय आते हैं, एक सरकारी उपाय और एक गैर सरकारी उपाय। तो देखिए, ऐसा है कि इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा लगा पढ़ाने तो एक लंबा टाइम चला जाएगा और लंबे वीडियो बहुत लोग देखते नहीं हैं, इसलिए वीडियो को 10 से 12 मिनट का रखने का ही सोचा है। और जैसे ही इस वीडियो पे व्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं या लोगों को पसंद आता है तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका रिलीज़ कर दूंगा, उसको मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके यूट्यूब चैनल का चलना संभव नहीं होता है। यदि आपके ज्ञान में कुछ ऐड ऑन हुआ हो या आपने इस वीडियो को सीखा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।